हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स हरियाणा यूट्यूब चैनल। सो प्यारे दोस्तों, आज हम हरियाणा जीके के 251 प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं, बल्कि 251 से ज़्यादा ही प्रश्न देखेंगे। आप हरियाणा की सीईटी की तैयारी कर रहे हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा ग्रुप डी की या फिर एचटेट के किसी भी लेवल के 2 या 3 या फिर 1 की किसी की जहां पर हरियाणा जीके आती है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक रामबाण क्लास साबित होगी। और मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, लॉजिक भी बताऊंगा और सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको कवर अप करवाने वाला हूं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। अभी हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? बात हो रही है 2025 के सितंबर की, क्योंकि बाद में यह डेटा अपग्रेड भी होने वाला है। तो अभी प्यारे दोस्तों कितनी 93 यानी कि 93 तहसीलें हैं। 93, ठीक है। 93, अगर आपको 93 ना मिले, 93 ना मिले तो आपको 94 मिलेगा, क्योंकि अभी एक तहसील कम की गई थी, ठीक है। तो हो सकता है कि 93 ऑप्शन में ना मिले तो 94 के साथ आप चले जाना, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले उप तहसील, तो उप तहसील भी एक कम कर दी गई है। तो यहाँ पर 50 है, तो यहाँ पर इसका उलट हो जाएगा, 94 का उलट हो जाएगा 49, ठीक है। चलिए ज़िले अभी कितने हैं? 22 ज़िले हैं। अभी 2025 के एंड में आ चुके हम, तो अभी तक तो 22 हैं, लेकिन अभी 3 से 4 ज़िले और बनने हैं। लेकिन मैं अभी जितने हैं उतने ही बता रहा हूँ। प्रशासनिक मंडल कितने हैं आपके? 6 हैं। देखिए, जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस टाइम थे 7 और अभी कितने हैं? 22। और अभी कितने आपके 25 या 26 हो जाएंगे। जब हरियाणा का गठन हुआ उस टाइम पे थे हमारे प्रशासनिक मंडल 4 और अभी कितने हैं? 6। तो यानी कि 2 अब नए मंडल बने हैं। कब बने थे? फरवरी 2017 में। कौन कौन सा? KF याद कर लेना, करनाल और फरीदाबाद। पहले कौन से थे? घर, यानी कि GHAR, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक। अब कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। ओके, चलिए उपमंडल आपके 72 रहेगा। आपके हरियाणा में सामुदायिक विकास खंड, अभी इसको भी थोड़ा सा अपग्रेड कर लो, यहाँ पर 143 है, ठीक है। 143 आप इसको कर लो। आपके गांव कितने हैं? अभी 7356 गांव है, यह सही डेटा है। आपके कस्बे कितने हैं? 154, यह भी सही डेटा है। आपकी पंचायतें कितनी हैं? यह भी लगभग आपका सही डेटा है। तो कुछ पुराना डेटा है जो कि मैंने कुछ आपके नए डेटा के साथ उसको रिप्लेस करवा दिया। चलिए अब जानते हैं हरियाणा के कुछ फेमस व्यक्ति हुए हैं, ठीक है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ। गुलजारी लाल नंदा, हाँ ठीक है, ये तो हरियाणा से हैं या फिर इनका हरियाणा से संबंध रहा है, ठीक है। देखिए जो गुलजारी लाल नंदा है, यह भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन प्यारे दोस्तों, यह भारत के एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। अब ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन सा होता है? देखिए, जब किसी भी रीजन के कारण, जब किसी भी रीजन से जो हमारे PM की कुर्सी है वह खाली हो जाती है, तो जब तक दोबारा चुनाव ना करवाए जाएं या फिर उनकी कोई भी एक टेम्परेरी कोई भी प्रधानमंत्री ना बनाया जाए, तो उसके लिए एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। तो वही थे आपके गुलजारी लाल नंदा, जो कि आपके 2 बार ये है ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो कि आपके कार्यवाहक थे। तो भारत के एक ही प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं और 2 बार यह PM बने हैं। पहली बार कब बने थे साहब? देखिए, हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनकी मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 को। जब इनकी मृत्यु हुई तब कार्यवाहक का जो कार्यभार है इनको दे दिया गया था गुलजारी लाल नंदा को, ठीक है साहब। उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री हुए और उनकी भी जब मृत्यु हो जाती है तब एक बार फिर से गुलजारी लाल नंदा को ही कार्यभार दिया जाता है। और लगभग दोनों बार इनको आई थिंक 13 दिनों के आसपास का कुछ ऐसा ही था, मतलब ज़्यादा दिनों के लिए ये नहीं बने हैं, ठीक है साहब। इनका जन्म हुआ था 9 जुलाई 1988 को। कहाँ पर? सियालकोट, पाकिस्तान में हुआ था। लेकिन हम हरियाणा के संदर्भ में कैसे बात कर रहे हैं अभी बताता हूँ। 1967 में क्या हुआ, जो कैथल लोकसभा है वहाँ से ही इनका निर्वाचन हुआ था 1967 में। और 1968 में कुरुक्षेत्र के संरक्षण और विकास के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। एक नहीं बल्कि आपके यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जब इनका कार्यकाल था या इनके द्वारा की गई
कब? 1968 में। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। 27 जुलाई 1977 को भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 1998 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो क्या ये 100 साल जिए थे? मतलब 1898 में इनका जन्म हुआ, 1998 में इनकी मृत्यु हो गई। वाह। चलिए अब बात करते हैं हम दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में। इनका जन्म हुआ 1968 में। कहाँ पर? हिसार में। तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हिसार के शिवानी बुलान आई थिंक है, तो ठीक है, उसको एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। वहाँ पर इनका जन्म हुआ। IIT खड़गपुर से इन्होंने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की है 1989 में, यानी कि 21 साल के थे ये लगभग तब। 1992 में इन्होंने IRS की परीक्षा पास कर ली। इसके बाद अन्ना हजारे और अरुणा राय के साथ मिलकर सूचना का अधिकार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कानून बनवाने के लिए उन्होंने मेहनत की और कानून बनवाया भी। ठीक है, कब? 2005-6 के आसपास की ये बात है। 2005-6 के आसपास की बात है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। RTI जिसको आप बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना, आपको एक अधिकार है, सूचना का अधिकार। जैसे अब आप बहुत बार देखते हो, जैसे कि अभी वैकेंसी हमें नहीं पता कि कब कितनी वैकेंसी आएंगी, तो हम RTI लगाकर वैकेंसी जान सकते हैं, क्योंकि सूचना हम ले सकते हैं, वह एक हमारा अधिकार है। तो वह इन्हीं की देन है, मतलब इनका भी नाम उसमें आता है। 2012 में इनका राजनीतिक करियर शुरू होता है। कब? 46 की एज में। ठीक है, 46 नहीं, 44 की एज में। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन होगा, ऐसे करके इन्होंने घोषणा की थी। देखिए अब तो नहीं है, ये वर्तमान में नहीं है। ठीक है, अभी रेखा शर्मा है ना? रेखा गुप्ता है या रेखा शर्मा? कमेंट करके बताओ आप मुझे कि रेखा गुप्ता है या रेखा शर्मा, जो कि जींद से हैं, लेकिन अभी हरियाणा से हैं वो, लेकिन अभी BJP से दिल्ली की CM है। तो ठीक है, वर्तमान में ये नहीं है। तो ये दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार। ठीक है, चलिए सुष्मिता स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। इनका जन्म हुआ था 1952 में अम्बाला कैंट में। 7 बार ये सांसद बनी, जो कि बहुत बड़ी बात है, और 3 बार ये विधायक भी चुनी जा चुकी है। हरियाणा में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनने वाली यह पहली महिला थी, सुषमा स्वराज। श्रम एवं रोजगार मंत्री भी यह रह चुके हैं केंद्र में। 1998 में दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, अब तक दिल्ली में 3 महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, जिसमें से ये कौन सी थी? प्रथम थी, जो कि हरियाणा से थी। 2014 से 2019 तक मोदी सरकार का जब फर्स्ट टर्म थी, तो उसमें ये क्या थी? विदेश मंत्री थी। और 19 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, यदि आपको पता हो, 6 अगस्त 2019 को। ठीक है, दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। और 3 बार ये केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रह चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चौधरी बंसीलाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हरियाणा की, पहली बात तो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, 7 बार हरियाणा विधानसभा से ये विधायक चुने गए हैं। 7 बार, यानी कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। 4 बार ये मुख्यमंत्री रहे, 7 बार में से 4 बार ये मुख्यमंत्री रहे। पहली बार बने थे 1968 में, दूसरी बार बने थे 1972 में, और कुल मिलाकर 1968 से 1975 तक इनका पूरा 10 ईयर इनका चला था। उसके बाद 1986 में और 96 में, तो कुल मिलाकर लगभग 11-12 साल के आसपास इन्होंने 4 बार में शासन किया है। 1996 में इन्होंने विकास पार्टी का गठन किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह भी। इसके बाद 26 अगस्त 1927 को अभी वर्तमान जो भिवानी है उसका एक ज़िला है गोलागढ़, जो कि पहले रोहतक में आता था। ठीक है, आई थिंक हाँ रोहतक में ही आता था। तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और आधुनिक हरियाणा के इनको निर्माता बोला जाता है। 1975 से 77 तक ये देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। 1984 में क्या थे? ये रेल मंत्री थे। 1986 में परिवहन मंत्री भी ये रहे हैं केंद्र में। हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री हैं ये। हरियाणा का लौह पुरुष इनको कहा जाता है। शराबबंदी इन्हीं के काल में हुई थी। 28 मार्च 2006 को इनकी मृत्यु हो गई थी। एक बार यदि कोई है वहाँ से तो इसको कन्फर्म करके बताइएगा, नहीं तो फिर मुझे भी गूगल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। क्या पहले रोहतक में आता था ये? ठीक है, यह कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था। वैसे तो मुझे पता है कि भिवानी हिसार से अलग हुआ था, लेकिन वह 1972 में अलग हुआ था। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या जो अभी भिवानी का गोलागढ़ है वह रोहतक का हिस्सा था, क्योंकि उसके आसपास ही है, तो हो सकता है।
ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात और, यहाँ पर एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा का प्रथम जाट मुख्यमंत्री का नाम बताओ, तो वह भी आपके चौधरी बंसीलाल साहब हैं, जो कि आपके हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और केंद्र में भी इन्होंने लगातार दबदबा बनाए रखा है, और राजीव गांधी के साथ भी यह जब प्रधानमंत्री थे तब भी यह सरकार में थे। सूरजमल काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। जाटों का अफलातून इनको कहा जाता है, या फिर जाटों का प्लेटो भी इनको बोला गया है। भरतपुर राज्य के ये शासक रहे हैं। 1755 में भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भरतपुर रियासत में हरियाणा का जो गोहाना है और कलानौर है, भिवानी, गुरुग्राम, रोहतक, दादरी, पलवल, नूंह, बल्लभगढ़ क्षेत्र, यह सब शामिल थे। इनके पुत्र का क्या नाम था? जवाहर सिंह। उसने भी हरियाणा के अनेक क्षेत्रों पर अपना राज किया है, शासन किया है, विजय प्राप्त की है। इनका जन्म हुआ था 1707 में भरतपुर में, ठीक है, यानी कि राजस्थान में। इसके बाद 1707 में जब इनका जन्म हुआ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत में अनेक शक्तिशाली राज्यों का गठन हुआ, उन्हीं में से एक था भरतपुर। 25 दिसंबर 1764 को हिंडन नदी के तट पर छल के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी, लगभग 57 की एज में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राजा हर्षवर्धन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगभग यहाँ से एक प्रश्न आपका आता ही आता है। तो सबसे पहले इसके जन्म के बारे में जानते हैं। 1590 में इसका जन्म हुआ था। मात्र 16 साढ़े 16 साल की इनकी एज थी, क्योंकि इनके पापा, भाई, इनके जीजा सबकी मृत्यु कर दी गई थी, सबकी मौत हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। तब लगभग 16 साढ़े 16 साल की एज में ये गद्दी पर बैठे थे, यानी कि 606 में, और 647 तक यानी 41-42 साल इन्होंने शासन किया है। 647 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जानते हैं विस्तार से। ये थानेसर के शासक थे। थानेसर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था ये। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, और पुष्यभूति वंश से, या फिर वर्धन वंश इसको बोलते हैं, उनका इस वंश से संबंध रहा है। 618 ईस्वी में चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर इनको हराया था। देखिए जो डेट है, 2-3 डेट दी गई है, ठीक है, इसको अभी इस डेट को रहने दो। हाँ, लेकिन यह सही है कि पुलकेशिन द्वितीय ने इनको नर्मदा नदी के तट पर हराया था, क्योंकि यहाँ पर एक डेट दी गई थी 634-35 के आसपास। इसको मैं आपको कन्फर्म करके बता दूंगा, ठीक है, इसको आप नोट मत करना इस डेट को। इनके दरबार में काफ़ी जो विद्वान किस्म के लोग हैं वह रहते थे, और साहित्यकारों का भी साहित्यकार इनको कहा जाता है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये 3 पुस्तकें इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं, आपको पता होनी चाहिए। बाण भट्ट इन्हीं के दरबार में कवि थे। बाण भट्ट के द्वारा कादम्बरी, हरिश्चरित ग्रंथों की रचना की गई। एक चीनी यात्री आया था इनके शासनकाल में, हेनसांग, वह इन्हीं के शासनकाल में आया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं महिपाल की। महिपाल एक शासक रहा है जिसका हरियाणा से कुछ संबंध रहा है, कि एक तोमर वंश का शासक था ये। इसका शासन दिल्ली और उसके आसपास, यानी जो वर्तमान में हरियाणा है, तो तब दिल्ली का ही हिस्सा था, तो वहाँ पर भी इसका एरिया रहा है। मोहम्मद गजनवी के उत्तराधिकारी मसूद की मृत्यु के बाद 1043 में हांसी, थानेसर सहित और भी अन्य क्षेत्रों पर इसने शासन किया है। किसने? महिपाल ने। किस वंश का था? तोमर वंश का था। कब शासन किया है? 1043 में, ठीक है, जिसमें आपकी हांसी और आपका थानेसर और उसके आसपास के एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दरिया सिंह मलिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक मूवी आई थी 1984 में, कौन सी? चंद्रावल। उसमें एक रोल था रूंडा और खुंडा का, ठीक है। जो खुंडा का रोल है वह निभाया था दरिया सिंह मलिक ने, और 1938 में पानीपत के उमरा खेड़ी में इनका जन्म हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? 1962 में हुआ था, 17 मार्च को। कहाँ पर? करनाल में, ठीक है साहब। 1994 में, मतलब लगभग 32 साल की उम्र में, अमेरिका की अंतरिक्ष मिशन संस्था नासा में इनका चयन हो गया था। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान में पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा इन्होंने की, और ऐसा करने वाली यह भारत की प्रथम महिला थी। इसके बाद दोबारा से 1 फरवरी 2003 को जब यह पृथ्वी अंतरिक्ष से वापस आ रही होते हैं, लगभग 16 मिनट की टाइम और लगता है इनको धरती पर वापस आने में, लेकिन क्या हो जाता है, इनकी प्लेन क्रैश हो जाता है जिस यान से ये आ रही थी, और इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 2003 में। देखिए डेट 1, 2, 3, यानी कि 1 फरवरी 2003, ठीक है, 2003 में। लगभग 40-41 साल की इनकी एज रही थी।
बाबा रामदेव, इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 1965 में, और उसी सन में यानी कि 1965 में आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान, तीनों खानों का जन्म हुआ था 1965 में, और 1965 में ही इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था महेंद्रगढ़ ज़िले के अलीपुर गांव में, जो कि अब नंगल चौधरी के अंदर आता है। ठीक है साहब। इनका बचपन का क्या नाम था? रामकिशन। इन्होंने योग की शिक्षा खानपुर गुरुकुल से ली है। इनके गुरु का क्या नाम है? आचार्य बलदेव। इनको योग गुरु कहते हैं। 6 अगस्त 2006 को, यानी कि लगभग आपका 40 या 41 साल की एज में दयानंद गांव में पतंजलि पीठ ट्रस्ट की इन्होंने शुरुआत की थी। और आज आप जानते हैं कि योग दिवस भारत में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, और काफ़ी फेमस हो चुके हैं बाबा रामदेव। संतोष यादव, यह भी एक काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। इनका जन्म हुआ था 1969 में। अच्छा, इन्होंने किया क्या है? देखिए 1992 और 1993 में, यह रही डेट। ठीक है, 10 मई 1992 और 10 मई 1993 को यह भारत की एकमात्र ऐसी महिला बन गई जिसने 2 बार लगातार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। जैसे कि अनीता कुंडू हो गई, शिवांगी पाठक हो गई, और भी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी हैं, लेकिन एक साथ 2 बार, यानी कि एक बार 92 में और एक बार 93 में। तो ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला है। क्या नाम है इनका? संतोष यादव। कहाँ से हैं? रेवाड़ी से। जन्म कब हुआ? 1969 में, यानी 1969 में इनका जन्म हुआ था, और 2000 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। मानुषी छिल्लर, यदि आपको वह बात ध्यान है, 2017 में यह मिस वर्ल्ड बनी थी। ठीक है, और मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा के बाद, ठीक है, मिस वर्ल्ड बनने वाली यह दूसरी भारतीय है। 2001 में प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी थी, और 2017 में मानुषी छिल्लर। जन्म हुआ है इनका 1997 में। 2017 में ये क्या कर चुके हैं? फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीत चुकी हैं, और 2017 में मिस वर्ल्ड भी यह रह चुकी है, जो कि मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ब्रिगेडियर होशियार सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी बताता हूँ। क्योंकि 1971 में एक युद्ध हुआ था, है ना, किसका? भारत और पाकिस्तान का। तब बांग्लादेश बना था। उस युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करते हुए इन्हें परमवीर चक्र दिया गया था, और प्रदेश के यानी राज्य के यानी पूरे हरियाणा के ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है। 1998 में ब्रिगेडियर पद से ये रिटायर हुए थे, और 1998 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म हुआ था 1937 में। 1965 और 71 के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। 1962 में 1962 में, यानी कि आज़ादी के बाद पहली बार हमारा जो युद्ध है वह, या फिर जो लड़ाई है वह हुई थी चीन के साथ, जो कि हम हार गए थे। 1965 में हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, और 1971 में भी हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, लेकिन तब बांग्लादेश बना था। और फिर एक हुई थी हमारी कारगिल की लड़ाई, या फिर कारगिल का युद्ध, वह तो आई थिंक आपको पता ही होगा। देखिए चंद्रावती, अब जानते हैं हम चंद्रावती के बारे में। यह क्या है? ये पूरे उत्तर भारत की प्रथम महिला है जिसने कानून की शिक्षा प्राप्त की। एक तो यह आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी। दूसरा क्या है इसमें कि यह हरियाणा राज्य की प्रथम महिला विधायक है, यानी कि MLA। कौन? चंद्रावती, हरियाणा राज्य की प्रथम महिला विधायक। भारत की प्रथम महिला उपराज्यपाल भी यही है। और इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1977 में भिवानी से ये सांसद बनी थी। चलिए तो रहने दीजिए। हाँ, बस यही थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो काफ़ी सारी फेमस पर्सनैलिटी हैं ये, जो कि आपको अच्छे तरीके से मैंने करवाने का कार्य किया है, और आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि आपका चावल की फसल को अधिक परंपरागत फसलों से प्रतिस्थापित करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना कौन सी है? तो आपकी योजना का नाम है मेरा पानी मेरी विरासत। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, और आपका इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जानते हैं हम, अच्छा इसका कहने का क्या मतलब है? देखिए चावल की फसल यानी कि जो आपकी राइस है, जिसको हम धान बोलते हैं, या फिर कैथल कुरुक्षेत्र करनाल में इसको जीरी भी बोला जाता है। तो जो यह फसल है, इसको अधिक परंपरागत फसलों से प्रतिस्थापित करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा तो कौन सी योजना चलाई जा रही है आपकी? यह है प्यारे दोस्तों आपका मेरा पानी मेरी विरासत। ठीक है, क्योंकि सरकार यही चाहती है कि आपके जो धान है उसके साथ साथ अन्य फसलें भी हरियाणा में पैदा हो।
क्योंकि हर एक जगह धान नहीं हो सकती, क्योंकि इतना पानी भी नहीं है। तो अब हम इसके साथ साथ कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा धान आपको याद रख लेना है 3 का, कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र, ये 3 का, ठीक है। तो इनमें सबसे ज़्यादा धान यानी कि जीरी यानी कि चावल यानी कि राइस, इसकी फसल होती है। सबसे ज़्यादा गेहूँ आपका कहाँ पर होता है हरियाणा में? सिरसा में। यदि मैं आप चलिए आगे ही पूछूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही राइट डाउन कर दिया। आम आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? करनाल में। सेब आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? सेब और केला आपका दोनों फतेहाबाद में आपका रहेगा। आंवला आपका सिरसा में रहेगा, और सिरसा में आपकी सबसे ज़्यादा गेहूँ थी। देखिए सिरसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिरसा में सबसे ज़्यादा गेहूँ, सिरसा में सबसे ज़्यादा आपका आंवला, सिरसा में आपका सबसे ज़्यादा आड़ू, सिरसा में आपकी सबसे ज़्यादा गायें, सिरसा में ही आपका सिख समुदाय भी सबसे ज़्यादा। इसके साथ साथ आलू आपका कुरुक्षेत्र में रहेगा, प्याज आपका अंबाला में रहेगा, खुम्बी मशरूम पूरे भारत में ही फेमस है ये, तो सोनीपत में रहेगा। शकरकंद आपका कुरुक्षेत्र में रहेगा। शकरकंद और आलू दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। सिट्रस आपका रहेगा प्यारे दोस्तों सोनीपत में। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि फूल गोभी, तो फूल गोभी आपका यह भी सोनीपत में रहेगा। हल्दी आपका फर्स्ट सबसे ज़्यादा होता है यमुनानगर, उसके बाद होता है आपका कुरुक्षेत्र। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है गेंदे का फूल, जो कि आपका गुरुग्राम और जींद में है। ग्लेडियोल्स आपका फूल है जो सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में, उसके बाद पंचकूला करनाल में। रजनीगंधा आपका सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में। हाँ, गुलाब का फूल और राइट डाउन कर लीजिए, पानीपत में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए, तो धनिया आपका बचता है जो कि आपका कुरुक्षेत्र में, मेथी आपका गुरुग्राम और हिसार में। जो ये है पॉइंट है आपके प्यारे दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अब की बार यदि आपने हरियाणा CET दिया था तो आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा था, और आने वाले टाइम में भी इसी प्रकार का आपको सेटअप देखने को मिलेगा। चलिए, हरियाणा में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार की प्राप्ति हुई है? 2024 में हुआ था, अभी 2025 है। क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना हो गया लेकिन आ भी सकता है। तो पद्मश्री हरियाणा के 4 लोगों को मिला था, ठीक है। तो यह 4 लोग कौन कौन से थे, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को छोड़ ही दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप जब तक मेंस तक पहुंचेंगे यह आएगा, क्योंकि इसके बाद दोबारा से भी लोगों को पद्मश्री मिल चुका है। इसको छोड़ दीजिए। अब जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं। बात हरियाणा से बाहर चलेगी भारत पर। देखिए, भारत और पाकिस्तान यानी दोनों के बीच एक खतरा, एक प्रकार से खतरा ही है, क्योंकि हम भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान, और पाकिस्तान नहीं चाहता कि हम भारत से दोस्ती करें या फिर कुछ भी ऐसा। तो भारत और पाकिस्तान दोनों के खतरा कहाँ पर होता है? जहाँ पर रेड यानी कि लाल चिन्ह होता है, तो रेड क्लिफ है ना। तो दोनों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच हमने देख लिया रेड क्लिफ। रेड क्लिफ इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह रेखा कब खींची? पहली बात बता दूं, जैसे भारत यह रहा, पाकिस्तान यह रहा, तो जो यह बीच की रेखा है यह है प्यारे दोस्तों आपकी क्या? रेड क्लिफ। लेकिन यह एक काल्पनिक रेखा है, मतलब इसको कहीं पर खींची नहीं गई है, जस्ट यह काल्पनिक बाउंड्री है, ठीक है। उसको भी आपने ध्यान रखना है। रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा है 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से अलग हुए थे, तो उसी टाइम पर इस रेखा को खींचा गया था। भारत और अफ़गानिस्तान, इन दोनों के जो बीच की सीमा है, एक्चुअल में सीमा वर्ड इज़ द राइट वर्ड, ठीक है। रेखा तो नहीं, लेकिन सीमा ही होती है। तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच है डूरंड, ठीक है, डूरंड। तो 1896 में यह बनाई गई थी। भारत और चीन, मैकमोहन, ठीक है, मैकमोहन 1914 में बनाई गई थी। जर्मनी और पोलैंड, हिंडनबर्ग रेखा। इसके बाद है रूस और फिनलैंड, यह आपका रहेगा मेंदरहिम रेखा। जर्मनी एवं फ्रांस, मैगिनोट रेखा रहेगा। 38वीं और 49वीं समांतर रेखा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 38वीं रहेगी आपकी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, और आपकी 49वीं रहेगी USA और कनाडा के बीच। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जितनी भी आपकी सीमा या फिर रेखा है, इसको भी आप अच्छे तरीके से याद रखने का कार्य कीजिएगा। आगे है आपका कि हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। यह भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। 2 ही है। कौन कौन से हैं? एक तो आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, और दूसरा आपका नेशनल पार्क। कौन सा? कालेसर नेशनल पार्क, ठीक है। तो पहला आपका 1971 में इसकी स्थापना की गई थी, पर इसको 5 जुलाई 1991 को इसको राष्ट्रीय लेवल पर घोषित किया गया। 91 डेट नहीं मिले तो आपको 89 आपको यह डेट मिलेगी। हरियाणा का यह पहला राष्ट्रीय पार्क था। दूसरा कौन सा है आपका? कालेसर। हाँ, यह कहाँ पर है? यह है आपका गुरुग्राम में। दूसरा है आपका यमुनानगर में। जो पहला है किसके लिए फेमस है? साइबेरियन सारस के लिए काफ़ी फेमस है। बहुत बार आपने भी यह क्वेश्चन पढ़ा होगा।
एक डॉक्टर सलीम अली थे, तो उनके प्रयासों से यह नेशनल पार्क बना था। अब जानते हैं दूसरे के बारे में। तो दूसरा बना आपका दिसंबर 2003 में, यमुनानगर में है ये। यह किस वजह से फेमस है? लाल जंगली मुर्गा। पहला किस चीज़ के लिए फेमस था? साइबेरियन सारस। तो दोनों में अंतर कर लेना है। यह दूसरा वाला बड़ा है, पहले वाला छोटा है। तो दूसरे वाला 11,570 एकड़ ज़मीन पर है। यहाँ पर साल के पेड़ों की अधिकता है। हाँ, यहाँ पर दो चीज़ें और हैं काफ़ी फेमस। एक तो भौंकने वाला हिरण और एक चितकबरी बिल्लियाँ। एक साल के पेड़ है यहाँ पर, एक लाल जंगली मुर्गा। तो 4 पॉइंट तो वैसे ही इसके कवर आपको अच्छे तरीके से कर लेने हैं। पहले में एक ही पॉइंट है कि यह साइबेरियन सारस के लिए काफ़ी फेमस है। अब जानते हैं हम, हरियाणा में 8 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। अभी इनमें से एक को ख़त्म कर दिया गया, तो अभी 7 बचते हैं। लेकिन कौन सा ख़त्म किया गया है? क्या मैंने इसको लिखा है? हाँ, इसको ख़त्म कर दिया गया है, ये वाला अबूब शहर को। ठीक है, तो जो बाकी 7 बचते हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपका कालेसर जीव अभ्यारण्य आपका यमुनानगर में रहेगा, और यमुनानगर में ही आपका एक राष्ट्रीय नेशनल पार्क भी है। राष्ट्रीय नेशनल पार्क तो बात एक ही हो गई है ना, राष्ट्रीय और नेशनल, तो मतलब कि नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है ये, वहाँ पर है ना। तो कालेसर जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका? यमुनानगर में। अच्छा, वीर शिकारगढ़ ये है कहाँ पर है आपका? पंचकूला में। और ये इसकी जहाँ पर चीड़ के पेड़ काफ़ी फेमस है, और एक नीलगाय फेमस है। साल के पेड़ आपके यमुनानगर का जो दूसरा हमारा राष्ट्रीय उद्यान था वहाँ पर थे साल के पेड़, लेकिन वीर शिकारगढ़ में आपका चीड़ के पेड़। ये है कहाँ पर है? पंचकूला में। याद कैसे रखोगे? देखिए, पंचकूला पहाड़ है, जंगल है, वहीं पर होते हैं शिकार, है ना, शिकार, तो वहीं पर होगा ये। छिलछला मतलब कि छील दिया, और छीले कहाँ पर गए थे लोग? आपके कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध हुआ था वहाँ पर। यह सबसे छोटा है 71 एकड़ में। ठीक है, आपका सबसे बड़ा था ये 29,000 एकड़ वाला। नाहर आपका कहाँ पर है? रेवाड़ी में है, और काले हिरण के लिए यह फेमस है। अच्छा, चितकबरी बिल्लियाँ कहाँ की फेमस थी? और भौंकने वाले हिरण जो आपका दूसरा राष्ट्रीय उद्यान था, लेकिन आपकी काला हिरण आपका कहाँ के लिए फेमस रहेगा? आपका नाहर के लिए। खप्परवास यह कहाँ पर है आपका? यह प्रवासी पक्षियों के लिए काफ़ी फेमस है। और खोल ही रेतान यह कहाँ पर है आपका? पंचकूला में है। खप्परवास आपका कहाँ पर है? झज्जर में। और खोल ही रेतान आपका कहाँ पर है आपका? पंचकूला में। ठीक है, हाँ, ठीक है। चलिए, अब कंजर्वेशन कितने हैं, यानी कि संरक्षण कितने हैं हरियाणा में? तो 2 हैं। कौन कौन से? तो आपका सरस्वती वन्यजीव संरक्षण केंद्र जो कि आपका कैथल, और इसका कुछ हिस्सा कुरुक्षेत्र में भी है। बीरबारा वन्यजीव संरक्षण केंद्र यह आपका जींद में है। तो दोनों के दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होने चाहिए। चलिए, अब हम जानते हैं अगले प्रश्न के साथ काफ़ी सारे फैक्ट कि हरियाणा में धर्म नगरी किस जिले को कहा जाता है? तो यह तो हर कोई बता देगा कि साहब कुरुक्षेत्र को हरियाणा की धर्म नगरी कहते हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई थी? 1973 को। पूरी डेट पूछ ले तब आपका रहेगा 23 जनवरी 1973। ठीक है साहब, महाभारत का यहाँ पर युद्ध हुआ था। ठीक है, और वैदिक सभ्यता का पालना भी कहा जाता है इसको। आर्य संस्कृति का केंद्र भी इसी को कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश भी कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर में ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को महाभारत के युद्ध के समय पर दिया गया था। श्रीकंठ जनपद भी कुरुक्षेत्र को ही कहते हैं। लाडवा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। तो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी, ध्यान रखिएगा, अनाज मंडी किसकी? पूरे एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर है? लाडवा में। और लाडवा कहाँ पर है आपका? कुरुक्षेत्र में। प्यारे दोस्तों, लाडवा कुरुक्षेत्र की एक विधानसभा सीट है, क्योंकि कुरुक्षेत्र जिला के अंदर 4 विधानसभा सीट हैं, तो जिसमें से लाडवा में क्या है आपकी? एक विधानसभा सीट है। और इसी लाडवा विधानसभा सीट से जो अभी आपके करंट के सीएम हैं हरियाणा के, यानी कि मुख्यमंत्री हैं, कौन है? नायब सिंह सैनी। तो इसी सीट से उन्होंने नामांकन दर्ज किया, और इसी सीट से वह चुनाव जीत जाते हैं लाडवा से। तो इसी वजह से लाडवा को सीएम सिटी भी हम बोल सकते हैं, और कुरुक्षेत्र के ज़िले को हम क्या बोल सकते हैं? सीएम जिला। ठीक है साहब, कुरुक्षेत्र का जब नाम ध्यान आता है तो इसके साथ साथ 1-2 चीज़ और याद रखा करो कि एक तो इसमें 4 सीटें विधानसभा की हैं, और उसमें से शाहाबाद सीट जो कि कुरुक्षेत्र की ही विधानसभा की एक सीट है, तो शाहाबाद सीट आपकी एक आरक्षित सीट है। ठीक है साहब, इसके साथ साथ आपको क्या चीज़ें ध्यान रख लेनी है? किसके साथ? कि कुरुक्षेत्र का जब भी नाम ध्यान आता है तो कुरुक्षेत्र हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है प्यारे दोस्तों जिसके नाम पर कोई भी विधानसभा की सीट नहीं है। ओके साहब, तो यह किसके अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखिएगा, थानेसर एक विधानसभा की सीट है जिसके अंतर्गत कुरुक्षेत्र आता है, विधानसभा सीट के अंतर्गत। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र के अंदर इतनी बातें आपको याद रख लेनी है। आलू
शकरकंद यहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। एक बात और ध्यान रखिएगा, यमुनानगर से जो यमुना नदी निकलती है वह कुरुक्षेत्र में प्रवेश नहीं करती, वह यमुनानगर से फिर डायरेक्टली आपकी कहाँ चली जाती है? करनाल चली जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज हो जाते हैं। जो आपका NH44 है, NH44 वह आपके कुरुक्षेत्र का जो पीपली है उससे गुजरने का कार्य करता है। यह भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और यह किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो अम्बाला मंडल में अम्बाला, पंचकूला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, तो 4 जिले आते हैं, जिनमें से कुरुक्षेत्र भी एक है। ओके साहब, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल, यदि हम 3 का को मिलाते हैं तो आपको पता है ही है, जो बासमती धान है वह यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है इन तीनों जिलों में, ठीक है साहब। चलिए, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में? जो कि हमने ऊपर भी देखा था, तो यह आपके कैथल में है और सोनसर जंगल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका कुछ हिस्सा कुरुक्षेत्र में भी आता है, तो इस वजह से भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, यह रहा कि यह अभयारण्य कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों जिलों में आता है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, पंडित जसराज का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो पंडित जसराज का संबंध यानी कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? हिसार में हुआ था। ये शास्त्रीय संगीतज्ञ थे, यानी कि यह क्लासिकल म्यूजिक से संबंध रखते थे, जो कि भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञों में से एक थे। तो काफ़ी नाम कमाया है इन्होंने, काफ़ी एक अच्छी बेहतरीन पर्सनैलिटी रही है। जन्म हुआ था इनका 20 जनवरी 1930 को हिसार में, ठीक है। वर्तमान अब जो जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, अब वह वर्तमान का जो फतेहाबाद जिला है वहाँ पर चला गया वो एरिया, ठीक है। पीली मांडोरी इनका गांव था, जो कि अब फतेहाबाद में है। 2000 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। इनको सवर सम्राट भी कहा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह जो सवर सम्राट है यह तो बहुत ही बार पूछा गया है। चलिए, अगला प्रश्न, सूरजकुंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? सूरजकुंड, जहाँ पर आपका मेला भी लगता है ना, सूरजकुंड, तो म्यूर झील के नाम से जाना जाता था सूरजकुंड। सूरजकुंड आपका फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आता है। और सूरजकुंड मेला पहली बार सन 1987 में इसका आयोजन शुरू हुआ था, और एक बार इतिहास में अब तक इस मेले का आयोजन नहीं हुआ ड्यू टू कोविड, क्योंकि उस टाइम पर कोरोना आपका लॉकडाउन लगा हुआ था 2021 में। और लेकिन 1987 से अब तक यह लगातार ही लगता आ रहा है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, ओम प्रकाश चौटाला ने कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? तो 5 बार। सबसे ज़्यादा बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? ओम प्रकाश चौटाला ने। अच्छा, जो यह मुख्यमंत्री होते हैं तो वह अनुच्छेद 164 यानी कि आर्टिकल 164 में इसका जिक्र किया गया है। बताया गया है कि राज्य का जो राज्यपाल होगा वह जो मुख्यमंत्री होगा उसको उसके गोपनीयता की या फिर पद की शपथ दिलवाने का कार्य करेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सबसे कम कार्यकाल भी इन्हीं के नाम पर है। एक बार 12 जुलाई आई थिंक 1990 के आसपास, 1990 से 91 के आसपास की बात है, तो 12 जुलाई से 17 जुलाई यानी कि 6 दिनों के लिए यह हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। 5 दिन के भी लिए भी लिखा हुआ मिल सकता है, नो डाउट, ठीक है। 1935 में इनका जन्म हुआ था और दिसंबर 2024 में इनकी मृत्यु हो चुकी है, यानी लगभग 89 साल की एज में इनकी डेथ हुई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा में बार बार कौन मुख्यमंत्री बने, तो ओपी चौटाला यानी कि ओम प्रकाश चौटाला। क्वेश्चन आपका यह भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बने हरियाणा में, तो आपका यही रहेगा ओपी चौटाला। आपका क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि सबसे कम एक बार में सबसे कम कार्यकाल किसका रहा, तो वह भी आपका ओम प्रकाश चौटाला रहेगा। चलिए साहब, अब जानते हैं हम हरियाणा के कुछ मूवीज़ के बारे में। तो हरियाणा की प्रथम लघु फिल्म कौन सी थी, यानी कि शॉर्ट मूवी थी आपकी धरती, जो कि 1968 में प्रकाशित की गई थी। लेकिन पूछ लिया जाए कि हरियाणा की प्रथम फिल्म, तो वह रहेगी आपकी हरफुल सिंह जाट जुलान, जो कि आपका 1970 में प्रकाशित की गई थी। इसके बाद फिल्म धटोच व वीर सेरा 1974 में यह प्रकाशित की गई थी। फिल्म बहू रानी यह एक सफल फिल्म थी, 1983 में इसको प्रकाशित किया गया था। लेकिन इससे ही अगली साल हरियाणा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी और सबसे सफलतम फिल्म रही है आपकी चंद्रावल। देखिए, सफल आपकी फिल्म बहू रानी, सफलतम आपकी चंद्रावल, जो कि 1984 में। इसकी स्टार कास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसकी स्टार कास्ट कौन कौन थी? अभिनेता थे इसके
जगत जाखड़ जो कि डिस्ट्रिक्ट जज्जर से संबंधित हैं और अभी तो चले इस दुनिया में नहीं रहे। अभिनेत्री उषा शर्मा रही हैं रूंडा और खूंडा। एक क्वेश्चन ऊपर आया भी था खूंडा के बारे में। दरियावर सिंह मलिक जो कि ओगराखेड़ी पानीपत से इनका संबंध है। नसीब सिंह कुंडू टिटोली गांव है रोहतक में, वहाँ से थे। इसके निर्माता यानी कि प्रोड्यूसर थे देवी शंकर प्रभाकर और इन्हीं के लड़के जयंत प्रभाकर इसने डायरेक्ट करने का कार्य किया था। इसके बाद एक मूवी आई थी 1985 में, छेल के ले जाएंगी। यह भी एक अच्छी मूवी थी। लाडो बसंती 2000 में आई थी और इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। पगड़ी दा ओनर मूवी आई 2014 में, इनको 62वां फिल्म पुरस्कार मिला था। 2015 में सतरंगी मूवी थी जो कि एक हरियाणा की मूवी थी, इसको बेस्ट मूवी भी 2015 बताया गया था। 2022 में एक मूवी आई पंडित लक्ष्मीचंद, दादा लक्ष्मीचंद, यह तो आप सबको पता ही होगा। चलिए अब हम जानते हैं हरियाणा के कुछ ऐसे कलाकार हैं जो कि बॉलीवुड में अपने नाम का दबदबा बना चुके हैं। एक तो ओमपुरी जो कि अंबाला से इनका संबंध रहा है और हरियाणा की एक मूवी थी सांझी, इसमें इन्होंने कार्य करने का काम किया था। ओमपुरी, जूही चावला, प्रणीति चोपड़ा, ठीक है, जोहराबाई इनका संबंध अंबाला से रहा है। सोनू निगम, ऋचा शर्मा, यह गायन शैली से संबंधित है, फरीदाबाद से इनका संबंध रहा है। वेद गांधी, सुनील दत्त यानी सुनील बलराज दत्त और ये संजय दत्त के पिताजी हैं, यमुनानगर से इनका संबंध रहा है। राजकुमार राव जो कि आजकल काफ़ी फेमस हो रहे हैं, तो राजकुमार राव का संबंध गुरुग्राम से रहा है। यशपाल शर्मा गंगाजल मूवी में दिखे थे अजय देवगन के साथ और जो हरियाणा की यह मूवी आई थी दादा लक्ष्मीचंद, उसमें भी अभिनय करने का कार्य किया था। हिसार से इनका संबंध रहा है। रणदीप हुड्डा, भाई आज के टाइम पे इनको कौन नहीं जानता, रोहतक से संबंध रहा है। पूजा बत्रा भी रोहतक से। सुनील ग्रोवर जो कि आप उसमें देखते हैं द कपिल शर्मा शो में, सिरसा से इनका संबंध रहा है। रुपेंद्र हांडा, एक गाना इनका काफ़ी फेमस हो रहा है अब 2014-15 का, वो गाना है कुछ इस प्रकार से, मेरे पिंड दे मुंडा गेड़े मारदा, इस टाइप से कुछ। सतीश कोशिका भी इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन महेंद्रगढ़ से इनका संबंध था। ठीक है, 2018 में हमारे हरियाणा के लिए फिल्म नीति बनाई गई थी जिसके पहले अध्यक्ष बने थे सतीश कौशिक। गीता और बबीता के जो किरदार पर एक फिल्म बनी थी दंगल, ठीक है, अभिनेता कौन थे उसमें, आमिर खान। ओके साहब, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब राव तुलाराम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था हरियाणा के रेवाड़ी जिले में। अगला प्रश्न हमारा, योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था, तो अभी हमने कुछ जो फेमस पर्सनैलिटी थी उनमें इनका जिक्र भी हुआ था और हमने देखा भी था। तो इनका जन्म हुआ है महेंद्रगढ़ जिले में। जन्म हुआ था इनका 1965 में और 2006 में दयानंद ग्राम में या गांव में पतंजलि योग ट्रस्ट की इन्होंने स्थापना की थी और इनका बचपन का या जो रियल नेम है वह क्या था, रामकिशन। तो ऊपर इनको काफ़ी विस्तार से हमने देखा था। चलिए अब जानते हैं जो हरियाणा का नया मंत्रिमंडल है, काफ़ी विस्तार से जानेंगे और काफ़ी मन लगाकर इस PDF को तैयार किया है, क्योंकि आप देख भी पाओगे कि इसमें जो आपके विधायक हैं उनकी भी तस्वीरें मैंने साथ साथ में पुट करने का कार्य किया है। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो 15वीं विधानसभा यह अब स्टार्ट हुई है 2024 के अंत से, यानी कि लगभग 1 साल हो गया और 2029 तक का इसका कार्य रहेगा। तो 5 अक्टूबर 2024 को 15वीं विधानसभा के लिए वोटिंग होती है और ठीक 3 दिन के बाद यानी कि 8 अक्टूबर को इसका चुनाव का जो परिणाम है वह आ जाता है। हमारे पास कुल 90 सीट हैं, तो 90 में से बीजेपी पार्टी को मिलती हैं 48 सीट्स, कांग्रेस पार्टी को मिलती हैं आपकी 37 सीटें, INLD को मिलती हैं 2 सीटें और 3 जो उम्मीदवार हैं वह उनको क्या है वो उनको भी 3 सीटें मिलती हैं। तो कुल मिलाकर 90 सीटें हो जाती हैं। जो 3 उम्मीदवार हैं यह भी बीजेपी पार्टी में चले जाते हैं, तो बीजेपी के पास 51 सीटें हो जाती हैं। जीत के लिए चाहिए 46 का आंकड़ा, लेकिन उससे 5 सीट ज़्यादा है। यह रही आपकी एक प्यारी सी तस्वीर हरियाणा विधानसभा की। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो या इस लेक्चर से पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था हरियाणा विधानसभा के बारे में कि कब गठन हुआ और कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स भी थी। ठीक है, तो उसमें पहला अध्यक्ष कौन था, कैसे कितने अध्यक्ष बने हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, क्या कुछ डेट्स हैं, तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से 1 घंटे का वो लेक्चर और काफ़ी अच्छे तरीके से करवाने का उसका जिसका डिज़ाइन किसी ने तैयार किया, सब प्रकार की इसमें चीज़ें हैं। सीट कितनी है, कितनी इसकी कैपेसिटी है, कितनी स्टार्टिंग में सीटें थी, जनरल कैटेगरी की कितनी थी,
कौन कौन सी आपकी आरक्षित हैं, किस ज़िले में आरक्षित नहीं है, किस ज़िले में आरक्षित ज़्यादा है, तो सब मैंने विद ट्रिक वहाँ पर करवाया है। इससे पहला लेक्चर इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा बच्चों का प्यार मिल रहा है और वहाँ से आपका एक क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा, तो उसको भी एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो कुल 90 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी पार्टी ने क्या है अपनी सरकार बनाने का कार्य किया है। अब की बार बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी, मतलब बन चुकी है तीसरी बार। हाँ, अभी जो इसके मुख्यमंत्री हैं वह कौन है? नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, एक बार यह मुख्यमंत्री इससे पहले बन चुके हैं। ठीक है, वह जस्ट 6 महीने के लिए बने थे वो। ठीक है, लाडवा विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा है और लाडवा से ही जीत दर्ज हासिल की है। कुल मंत्री कितने, कुल मंत्रिमंडल या कुल विधायक कितने जो कि आपके मंत्रिमंडल में है वह हैं आपके 14, जिसको हम कैबिनेट या फिर राज्य मंत्री भी बोलते हैं। अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं, कुछ पहले हरियाणा विधानसभा के बारे में हो जाए। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा विधानसभा का गठन हुआ था। मुख्यालय आपका चंडीगढ़ में है। उस टाइम पे सीटें कितनी थी आपकी? 54, जिसमें से आपकी 10 आरक्षित थी। अगले ही साल यह बढ़ाकर आपकी 81 कर दी गई, जिसमें से आरक्षित सीटें आपकी 15 थी। फिर 1977 में यानी ठीक 10 साल के बाद आपकी कुल 90 सीटें हो गई और उसमें से आपकी आरक्षित कितनी थी? 17 सीटें थी। और यही डेटा 90 जो आपकी सीटें हैं जिसमें से 17 आरक्षित सीटें हैं, यही डेटा आज भी चल रहा है। ठीक है, वर्तमान में भी यही आपका डेटा है। ओके साहब, इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट डेटा चलिए यहीं पर करवा देता हूं मैं। अभी जो सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं वह है आपके हिसार जिले में, आपकी 7 सीटें हैं। सबसे कम है आपकी एक तो पंचकुला में, दूसरा आपका चरखी दादरी में। ठीक है, और 5 जिलों में, यह 5 जिले हैं, इनमें एक भी आरक्षित सीट नहीं है। कौन कौन सी है? एक तो आपका जो सबसे नया जिला बना वो यानी कि चरखी दादरी, एक वह जिला जो जनसंख्या में काफ़ी जो सबसे कम है पंचकुला, एक एरिया में जो सबसे कम है फरीदाबाद, और 2 एम यानी कि मेवात और आपका महेंद्रगढ़। तो कुल मिलाकर 5 ऐसे ज़िले हैं जिनके अंदर एक भी आरक्षित सीट नहीं है। देखिए 17 सीटें हैं यानी कि एक ज़िले में 1 सीट, तो 17 जिलों में 17 सीटें, लेकिन 5 ऐसे ज़िले हैं जिनमें एक भी आरक्षित सीट नहीं है। अभी कुल 22 ज़िले हैं, तो ये हो सकता है कि आप बाद में वीडियो देखो तब तक यह ज़िले कुछ बढ़कर ज़्यादा भी हो चुके हैं, 25 या 26। ओके, हमारे पास झज्जर कहाँ गया? झज्जर शायद मैंने नोट नहीं किया। झज्जर एक ऐसा ज़िला है हमारा हरियाणा का जिसके खुद के नाम पर यानी कि झज्जर के नाम पर विधानसभा की आरक्षित सीट है। जो बाकी 21 ज़िले बच जाते हैं उनके नाम पर विधानसभा की आरक्षित सीट नहीं है, लेकिन झज्जर के नाम पर है। कुरुक्षेत्र एक ऐसा जिला है जिसके नाम पर कोई भी विधानसभा की सीट है ही नहीं, ना तो आरक्षित और ना ही जनरल। तो साहब यह किसके अंदर काउंट होगा? यह थानेसर सीट के अंदर काउंट होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है ये। अब जानते हैं 1 बाय 1 कर। देखिए नायब सिंह सैनी, ठीक है, लाडवा विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा था और अभी लगभग 55 साल के हो चुके हैं, क्योंकि जब मैंने पहली बार इस वीडियो को या इस PDF को बनाया था तब थे यह 54 साल के, तो अभी यह 55 साल के हो चुके हैं। तो यह हरियाणा के अभी करंटली क्या है? मुख्यमंत्री हैं। देखिए साहब यह दूसरी बार बने हैं। ठीक है, 11वें नंबर के यह मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले 10 मुख्यमंत्री हरियाणा में रह चुके हैं और यह 15वीं विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। कहाँ से चुनाव लड़ा था? लाडवा से। इस वजह से लाडवा को हम लाडवा CM सिटी भी बोल सकते हैं। और लाडवा कहाँ पर आता है? आपका कुरुक्षेत्र के अंदर। तो इस वजह से हम कुरुक्षेत्र को हम CM जिला भी बोल सकते हैं। लाडवा एक विधानसभा की सीट है जो कि कुरुक्षेत्र जिले के अंदर आती है। ठीक है, कुरुक्षेत्र में KKR में कितनी विधानसभा की सीट हैं? 4, जिसमें से आपकी लाडवा एक विधानसभा की सीट है। ओके साहब, और कुरुक्षेत्र के अंदर यदि पूछ ले जाए कि विधानसभा की कौन सी सीट आरक्षित है तो वह रहेगी आपकी शाहबाद। ठीक है, शाहबाद आपकी क्या है? आपकी एक आरक्षित सीट है। ठीक है, अब जानते हैं इनको जो मंत्रालय मिले हैं या फिर जो इन्होंने मंत्रालय रखे हैं। हाँ, वकालत से इन्होंने क्या LLB किया हुआ है, तो वकालत से इन्होंने पढ़ाई की है। ओके साहब, देखिए गृह मंत्रालय यानी कि आपका पुलिस वगैरह जो इस गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है, तो गृह मंत्रालय इनके पास है। फाइनेंस मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। कानून एवं विधायी मंत्री यह खुद ही है। CID प्लानिंग इन्हीं के पास है। एक्साइज एंड टैक्सेशन भी इन्हीं के पास है। इसके बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग भी इन्हीं के पास है। हाउसिंग फॉर ऑल यह डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यह भी इन्हीं के पास है। और बाकी जो सभी मंत्रालय जो किसी भी अन्य मंत्री को नहीं दिए गए वह भी इन्हीं के पास है। चलिए अगला हम जानते हैं अनिल विज को। अम्बाला कैंट से इन्होंने चुनाव लड़ा है और 71 साल की लगभग आई थिंक यह सेकंड सबसे ओल्डेस्ट एज में
या सेकंड एजड इंसान मिलेंगे, क्योंकि इनसे बड़े हैं आपके श्याम सिंह राणा, लगभग 75 या 76 साल के हो चुके हैं। तो बीएससी इन्होंने किया हुआ है परिवहन मंत्रालय, बिजली मंत्रालय और ट्रांसपोर्ट और लेबर। तो 4 बड़े मंत्रालय हैं, जो कि अनिल विज को, जो कि अम्बाला कैंट से इन्होंने चुनाव लड़ा है। आई थिंक 7वीं बार इन्होंने चुनाव लड़ा है। तो कमेंट करके बताइएगा कि कितनी बार यह चुनाव लड़ चुके हैं। कृष्ण पंवार लाल, ठीक है, कृष्ण पंवार लाल, ठीक है, कृष्ण लाल पंवार आई थिंक इनका नाम है, गलत हो गया आई थिंक, कृष्ण पंवार लाल, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। पंचायती और विकास मंत्री हैं और माइंस एंड जियोलॉजी वकालत से इन्होंने पढ़ाई की हुई है। यह इनकी तस्वीरें हैं साइड में, इनको देख लीजिएगा। राव नरबीर सिंह कैबिनेट मंत्री हैं बादशाहपुर। देखिए जो आपकी बादशाहपुर है वह आपकी जनसंख्या में सबसे बड़ी सीट है, मतलब जनसंख्या के हिसाब से गुरुग्राम में है ये। पर्यावरण, वन और वाइल्ड लाइफ एक मंत्रालय है जो कि इनको मिला हुआ है। विदेश सहयोग भी इनको मिला हुआ है। वाणिज्य, व्यापार और सैनिक और अर्धसैनिक, 63 की इनकी एज है। चलिए, महिपाल डांडा, यह है आपका इंपॉर्टेंट है, इसको डबल ट्रिपल मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि यह हरियाणा में क्या शिक्षा मंत्री है। पानीपत की जो ग्रामीण विधानसभा की सीट है वहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था, ठीक है। शिक्षा मंत्री है ये, स्कूली शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, ठीक है। अर्काई भी इन्हीं के पास है और संसदीय कार्य भी। तो हरियाणा के अभी एजुकेशन मिनिस्टर कौन हुए? महिपाल डांडा। याद कैसे रखेंगे? देखिए डांडा, यह पहली बात इनकी तस्वीर देख लो, डांडा को आप याद करो डंडा, ठीक है। हमें डंडे पड़ते थे स्कूल में जब हम कार्य नहीं करते थे, तो यानी शिक्षा के लिए, यानी कि एजुकेशन के लिए, कि भैया आपने कार्य नहीं किया। यह है आपके 52 साल के हैं, कौन है? विपुल गोयल, फरीदाबाद से हैं ये। नागरिक उड्डयन, अर्बन लोकल बॉडी और रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे कि अब बाढ़ वगैरह आ जाती है तो इन्हीं मंत्री का कार्य होगा। बीकॉम इन्होंने किया हुआ है। अरविंद कुमार शर्मा, यह भी इसको डबल मार्क कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेल मंत्री हैं, चुनाव मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री, हेरिटेज एंड टूरिज्म मंत्रालय इन्हीं को मिला हुआ है। बीडीएस इन्होंने एक मेडिकल लाइन की पढ़ाई होती है तो इन्होंने किया हुआ है। श्याम सिंह राणा, ठीक है, श्याम सिंह राणा, तो यह सबसे एजड, सबसे ओल्डेस्ट क्या है अब की बार हमारे कैबिनेट में सबसे उम्र दराज, अब तो 77 साल के हो गई है, ठीक है। सबसे उम्र दराज क्या है? ये आपके मंत्री है। कृषि मंत्रालय, मत्स्य पशुपालन, देखिए आप अगर देखोगे तो सभी किसानों से जुड़े कार्य है ये। याद कैसे रहोगे? क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक कृषि यानी कि एक किसान अपना पशुपालन, ठीक है, पशुपालन और डेयरी यानी कि अपने भैंसों का दूध लेकर, ठीक है, कहाँ जाता है? श्याम बाबा श्याम के पास जाता है और बोलता है कि सब कुछ आपका ही है। तो पशुपालन, भाई पशु ही देंगे दूध, डायरी में दूध आता है, ठीक है। कृषि से किसान याद कर लो, मत्स्य पशुपालन के साथ ही याद कर लेना। ग्रेजुएट इन्होंने किया हुआ है, ठीक है, ऐसा ही बता रहे हैं। आई थिंक इतना भी नहीं किया हुआ, या फिर बाई मिस्टेक यहाँ पर टाइपिंग गलत हो गया। रणबीर सिंह गंगवा, बरवाला से, बरवाला कहाँ पर है भाई? हिसार के अंदर है, वहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा है, ठीक है। और लोक निर्माण पीडब्ल्यूडी और जन स्वास्थ्य अभियंत्री, यह 2 मंत्रालय इनको दिए गए हैं। 12वीं की इन्होंने परीक्षा पास की हुई है, बस यहीं तक 55 की एज है। कृष्ण कुमार बेदी, नरवाना, क्या है? एक विधानसभा की आरक्षित सीट है, तो यहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था। वास्तुकला, होस्ट, इसके बाद हॉस्पिटैलिटी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, एससी और बीसी कल्याण और अंत्योदय, यह 5 बड़े डिपार्टमेंट हैं जो कि कृष्ण कुमार बेदी को दिए गए हैं। इसके बाद श्रुति चौधरी, 44 या 45 साल की हैं ये अभी। श्रुति चौधरी जो कि आपकी तोसाम विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा। तोसाम आता है आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। महिला और विकास मंत्रालय इनके पास है। सिंचाई और जल मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। वकालत इन्होंने की हुई है, यानी वकालत से पढ़ाई की हुई है। आरती राव, देखिए अब की बार हरियाणा में 2 महिलाएँ हैं जो कि आपकी कैबिनेट में शामिल की गई हैं। टोटल कितने आपके मंत्री हैं? 14। तो 14 में से 2 महिलाएं हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। देखिए आरती करनी पड़ेगी, यदि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है तब आपको आरती ही करनी पड़ेगी कि हे भगवान मुझे ठीक करे। 46 साल की हैं ये अभी। स्वास्थ्य मंत्रालय इनको मिला है। आयुष मंत्रालय और चिकित्सा, यानी कि जो स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ें हैं वह आरती राव को मिली हुई है। राजेश नागर, तिगांव से इन्होंने चुनाव लड़ा था। प्रिंटिंग और स्टेशनरी के स्वतंत्र प्रभार इनको दिया गया है और खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता का भी स्वतंत्रता प्रभार इनको दिया गया है। यह इनकी तस्वीर है। इसके बाद गौरव गौतम, यह भी आपके डबल मार्क कर लीजिए क्योंकि अब के बारे खेल मंत्री हैं और युवा सशक्तिकरण है। और पीजी इन्होंने किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन, 36 साल के हैं।
सबसे युवा आपके कैबिनेट मंत्री रहेंगे या मंत्री रहेंगे आपकी बार गौरव गौतम। सबसे आपके जो एजड मंत्री रहेंगे वह रहेंगे आपके श्याम सिंह राणा। साथ साथ में प्यारे दोस्तों आप इनकी तस्वीर भी देखते चलिएगा, क्योंकि तस्वीर आपके लिए ही मैंने पुट की है, ठीक है। हाँ चलिए, अब कुछ फेमस चीज़ें हैं, जैसे कि 4 लाइनों वाला कवि किसको कहते हैं? तो हरियाणा में सुरेंद्र शर्मा को 4 लाइनों वाला कवि कहा जाता है। हरियाणा का चाणक्य चौधरी भजन लाल को कहा जाता है, और यह हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? पंडित नेकीराम को, पंडित नेकीराम को, ठीक है। लेकिन कवि शिरोमणि किसे कहा गया? पंडित मांगेराम को। तो पंडित नेकीराम और पंडित मांगेराम दोनों अलग हैं, इस वजह से इनको याद रखने का कार्य कीजिएगा। सवर सम्राट जिनका हिसार से संबंध रहा, पंडित जसराज, जिसके ऊपर हमने काफ़ी अच्छे तरीके से डीपली भी बात करने का कार्य किया था। आधुनिक हरियाणा का निर्माता चौधरी बंसीलाल, जिनका संबंध भिवानी के गोलागढ़ गांव से रहा है, तो साम विधानसभा सीट से, और 7 बार यह आपके विधायक बने हैं, जिसमें से 4 बार तो यह हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने का इन्होंने कार्य किया। हरियाणा के निर्माता, लौह पुरुष, आधुनिक निर्माता, तो यह सभी चीज़ों किसानों के लिए फुहारा सिस्टम इन्होंने ही। और हाँ 1970 में, क्योंकि यह 1968 में हरियाणा के पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं, और ठीक 1-1.5-2 साल के बाद क्या होता है कि हरियाणा के हर एक गांव तक बिजली पहुंचाने का यह कार्य करते हैं। तो इसी वजह से इनको लौह पुरुष और आधुनिक हरियाणा का निर्माता बोला गया। इसके बाद लेडी खली, यह कविता दलाल है, जो कि आपकी लेडी खली के नाम से प्रसिद्ध है। टाइगर पटौदी मंसूर अली खां पटौदी को कहा जाता है। हरियाणा का स्टील किंग या ओम प्रकाश ओपी जिंदल को कहा जाता है। नवीन जिंदल इनके पुत्र हैं, और इनकी माता जी अब की बार हिसार से क्या है, चुनाव जीती हैं आपके विधानसभा का, और वह भी खुद के दम पर, यानी किसी पार्टी से जुड़कर नहीं, यानी कि आज़ाद उम्मीदवार के रूप में। साहित्यकार सम्राट आपके हर्षवर्धन रहे हैं, जिसके ऊपर एक बेहतरीन डिस्कस हमने ऊपर कर रखी है। देखिए, जाटों का प्लेटो राजा सूरजमल, इसके ऊपर भी हमने ऊपर डिस्कस किया था। गोल्डन गर्ल आपकी ममता खरब रहेगी। किसानों का मसीहा आपके चौधरी छोटू राम रहेंगे, और हरियाणा का गांधी आपका मूलचंद जैन रहेगा। इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलिए, वैसे बहुत सारे अभी क्वेश्चन बाकी हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब इस प्रकार से बर्डन दिया जाए। तो चलिए, आज का एक बार पूरा जितना हमसे हो सकेगा उतना रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। क्योंकि हाँ, यहाँ से स्टार्ट किया था, ये हो चुका था हमारा। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था आज, ठीक है। तो चलिए फटाफट से 10 मिनट में हम इसका फटाफट से एक अच्छा रिवीजन ले लेते हैं। आज हमने स्टार्ट किया था यहाँ से कि तहसीलें कितने हैं। तो तहसीलें हैं भाई 49, और उप तहसीलें आपकी तहसीलें हैं अभी 94, ठीक है, और उप तहसीलें आपकी हो जाती हैं 49, ठीक है। इन दोनों डेटा को आप अच्छे तरीके से याद रखने का कार्य कीजिएगा। हरियाणा में अभी ज़िले हैं 22 और मंडल हैं 6। स्टार्टिंग में 1966 में आपके ज़िले थे आपके 7 और आपके मंडल थे 4, ठीक है। 2 कौन कौन से बड़े हैं मैंने बता दिया था। 2 कौन कौन से, के और एफ, यानी करनाल और फरीदाबाद। मंडल की बात कर रहा हूँ। खंड हैं आपके अभी 143, 140 की जगह 143 कर लीजिएगा। आपके शहर और कस्बे 154 हैं सेम। आपके हरियाणा में अभी गांव कितने हैं 5356, यह 7356, यह भी आपका सेम रहेगा। जो कुछ व्यक्तियों का संबंध हरियाणा से रहा है उसके ऊपर हमने बात की थी। यह भारत के एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं जो कि 2 बार बने थे, ठीक है। जन्म इनका 1898 में, मृत्यु इनकी 1998 में हुई थी। कैथल लोकसभा से इनका एक बार निर्वाचन भी हुआ था। और जो विकास बोर्ड है, ठीक है, कुरुक्षेत्र का, तो 1968 में इन्होंने ही उसकी स्थापना के लिए कार्य किया था, 1968 में। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर है उसी के पास गुलजारी लाल नंदा से जुड़े हुए एक लाइब्रेरी में है, एक म्यूजियम भी है, तो उसको एक बार आप ज़रूर देखिएगा। अरविंद केजरीवाल, जन्म इनका हिसार के शिवानी में हुआ था, और यह क्या है इंपॉर्टेंट, 2005-6 में RTI जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन के कानून है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका नाम आता है। दिल्ली के 2 बार यह मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके बाद सुषमा स्वराज के बारे में देखा था। अंबाला कैंट में इनका जन्म हुआ था, और जो अंबाला कैंट का भी जो अभी बस स्टैंड है इन्हीं के नाम पर उसका नाम रख दिया गया है, सुषमा स्वराज बस स्टैंड, ठीक है। 7 बार ये सांसद रही हैं, 3 बार विधायक रही हैं, और दिल्ली की पहली महिला CM बनी थी ये, जो कि हरियाणा से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
चौधरी बंसी लाल के ऊपर तो जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। 7 बार MLA बने हैं, 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री यह रह चुके हैं। और क्या है, और यह 1975 से 77 तक देश के रक्षा मंत्री रहे थे। 1984 में केंद्र में, ठीक है, रेल मंत्री रहे थे और 1986 में परिवहन मंत्री रहे थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हरियाणा के ये तीसरे मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के पहले जाट मुख्यमंत्री भी यही थे, ठीक है। चलिए, राजा सूरजमल के बारे में हमने देखा था कि जाटों के अफलातून है और जाटों के प्लेटो के 2 उपाधियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भरतपुर जो कि जो कि राजस्थान में है, ठीक है, वहाँ के शासक थे। और 1707 में क्या था कि जब बहुत सारे नए नए राज्य का निर्माण हो रहा था तो उनमें से भारत या भरतपुर भी एक था, ठीक है। चलिए, राजा हर्षवर्धन के बारे में हमने जाना था कि 590 में इनका जन्म हुआ था। 606 में ये गद्दी पर बैठे थे। 647 तक ये गद्दी पर रहे थे। 647 में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रभाकर वर्धन इनके पिता थे और वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के नाम से इनके वंश को जाना गया था। और इसमें खास यह था कि जो थानेसर है इसको राजधानी बनाने का कार्य किया था, ठीक है। यहाँ पर डेट मैंने आपको बोल दिया था कि डेट को नोट मत करना। चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय के साथ इनका नर्मदा नदी के घाटी पर एक बार युद्ध भी हुआ था। इनके दरबार में काफ़ी विद्वान लोग रहते थे। नागानंदम या फिर नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, यह 3 जो काफ़ी फेमस पुस्तकें हैं, यह आप याद रखिएगा। हाँ, बाण भट्ट भी इन्हीं के दरबार में थे। महिपाल हमने देखा था कि तोमर वंश के शासक थे। 1043 में जो दिल्ली के आसपास का एरिया जैसे कि हांसी, थानेसर और दिल्ली के आसपास का एरिया पर इन्होंने क्या किया था, अधिकार किया था। चलिए, कल्पना चावला के बारे में हमने देखा था कि 1962 में इनका जन्म हुआ। 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई थी जब 16 ही मिनट बाकी थे यान को यहाँ पर लैंड करने में। बाबा रामदेव के बारे में हमने देखा था। 1965 में इनका जन्म हुआ था। और जो पतंजलि योगपीठ की ट्रस्ट की स्थापना की थी 2006 में की था, ठीक है। गुरुकुल कौन सा, कानपुर गुरुकुल से इन्होंने योग की शिक्षा आरंभ की थी। संतोष यादव के बारे में हमने देखा था कि 1992 और 93 में लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। 1969 में रेवाड़ी में इनका जन्म हुआ था और 2000 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मानुषी छिल्लर के बारे में हमने देखा, 1997 में जन्म, 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी, ठीक है। ब्रिगेडियर होशियार सिंह, डबल मार्क ट्रिपल मार्क कर लो भाई क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1971 के युद्ध में वीरता का प्रदर्शन दिया था। तो प्रदेश के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता हैं जो इनका संबंध कसिसाना गांव सोनीपत से है। 1998 में इनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। चलिए, फिर हमने कुछ फसलें देखी थी कि सबसे ज़्यादा, जैसे कि सिरसा में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है, आम करनाल में सेब और केला दोनों आपके फतेहाबाद में रहेंगे। सबसे ज़्यादा धान आपका 3 कालिक हुआ था मैंने, करनाल, कैथर और कुरुक्षेत्र में, ठीक है। आलू सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र में, प्याज अम्बाला में होता है, खुम्बी आपकी सोनीपत में रहेगा, आड़ू आपका सिरसा में रहेगा, शकरकंद कुरुक्षेत्र में, सिट्रस सोनीपत में, फूलगोभी भी आपका सोनीपत में, हल्दी आपका कुरुक्षेत्र में, मेथी आपका गुरुग्राम और हिसार में, धनिया आपका कुरुक्षेत्र में रहेगा, गेंदे का फूल आपका गुरुग्राम में रहेगा, रजनीगंधा आपका फरीदाबाद में रहेगा, ठीक है। यह क्वेश्चन एक मैंने छुटवा दिया था। यह कुछ जो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बता देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र कहते हैं, 1973 में इसका गठन हुआ था। चलिए, पंडित जसराज के बारे में हमने देखा था कि ये हिसार जिले से इनका संबंध रहा है। 2000 में इनको पद्मश्री विभूषण भी इनको प्राप्त हुआ था। संगीत से संबंधित है ये। सूरजकुंड को मेले को मयूर झील कहते थे। यह इस प्रकार के क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। ओपी चौटाला आपके 5 बार हरियाणा के सीएम बने हैं जिसके ऊपर हमने काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। चलिए, अभी हमने मंत्रिमंडल को भी अभी देखा है तो इसको तो मैं दोबारा क्या ही करवाऊँ, अब इसको हमने अच्छे तरीके से देखने का कार्य किया है, ठीक है। हाँ, कुछ उपाधियाँ थी जैसे कि 4 लाइनों वाला कवि सुरेंद्र शर्मा हो गया, हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम हो गया, सवर सम्राट पंडित जसराज हो गया, ठीक है। इस प्रकार की जो उपाधि हैं अभी हमने देखने का कार्य किया, ठीक है। तो ओवरऑल मिलाकर हमने फटाफट से रिवीजन भी कर लिया जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे या क्वेश्चन थे, ठीक है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूं और द टीचर्स हरियाणा लगातार आपके लिए काम कर रहा है। सो मैं कभी भी बीच में आपको यह नहीं बोलता कि आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि मेरा मोटिव एक ही रहता है। यदि आप वीडियो के एंड तक पहुंचते हो तो मैं हर वीडियो के लास्ट में आपसे 2-3 या कभी कभी 5 मिनट भी ले लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आए होते हैं तो मुझे और कोई वे मेरे पास है नहीं कि मैं आप लोगों का रिप्लाई करूं। लेकिन मैं कोई स्पेशल अभी तक मैंने आज तक कोई वीडियो शूट नहीं किया जिसमें मैं आपका रिप्लाई करता हूँ। तो मैं वीडियो के एंड में, आखिर में आप लोगों के साथ सजेशन भी आप सब लोगों से ले लेता हूँ और आपके कमेंट के रिप्लाई भी कर देता हूँ। तो मैंने कभी भी वीडियो के बीच में लाइक, शेयर और यह चीज़ें मैं नहीं कहता, क्योंकि इसके पीछे एक मोटिव है। क्या मोटिव है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का पढ़ते हुए
हुए आपका ध्यान भंग हो या फिर आपका बीच में आप रुक जाए। मैं यही चाहता हूँ कि पहले एक बार अच्छे तरीके से पढ़ा दूँ, कंटेंट डिलीवर कर दूँ, उसके बाद 2-4 मिनट में खुद की भी भड़ास निकाल लूँगा, आई मीन कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी कर दूँगा, लाइक शेयर बाद में बातें हो सकती हैं। तो अब वह बात करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, यदि आपको कंटेंट पसंद आता है, टीचिंग मेथड पसंद आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी मेहनत होती है। सच बताऊं तो अभी कितना टाइम 12:28 हो चुकी है रात के, और मैं इस टाइम वीडियो शूट कर रहा हूं। देखिए, क्योंकि मुझे चाव है पढ़ाने का, तो जैसे तैसे करके टाइम निकालना ही पड़ता है। मैंने अभी एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, मुझे नहीं पता कि आप में से कौन बच्चा इस सीरीज़ पर कब पहुँचेगा, क्योंकि टाइम सबका होता है। कभी हम स्टूडेंट के रूप में होते हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो हमें जागना पड़ता है और हम जाग ही रहे होते हैं काफ़ी टाइम से। तो मैं भी एक ऐसा ही हूँ, मुझे पढ़ाने का काफ़ी शौक़ है, और आप लोगों से अब कनेक्टिविटी इतनी हो गई कि मैं अब बिना पढ़ाए, बिना आप लोगों के साथ बात किए या बात शेयर किए मैं रह नहीं पाता। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल बेस्ट कंटेंट दे पाऊँ। फिर भी कभी कभार कोई पुराना डेटा शेयर हो जाता है, बाय मिस्टेक कुछ और मुँह से निकल जाता है, तो उन बातों के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। हाँ, आप मुझे बता दिया करो, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। सो प्यारे दोस्तों, यदि आपको द टीचर्स की आपको वीडियोज़ वगैरह कंटेंट सब कुछ पसंद आ रहा है, तो आप चैनल पर जुड़ सकते हैं एज यू विश, और आप चैनल को इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है। मैं हर दिन यही सुबह उठकर यही कार्य करने की कोशिश करता हूँ कि हाँ यार, कि मेरा कोई तो मेरा वेट कर रहा होगा, मुझे कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है, और मैं करता भी हूँ, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, द टीचर्स के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, या तो आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप जैसे डिस्क्रिप्शन में जाओगे सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा। क्या फ़ायदा होगा, हर एक दिन वहाँ पर क्विज़ डाली जाती है, तो आप क्विज़ अटेंड कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है वह भी आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। काफ़ी सारे जो वीडियोज़ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वह भी आप लोगों के साथ शेयर की जाती है, लिंक्स शेयर किए जाते हैं। तो और कुछ इसमें ज़्यादा भड़ास इसमें शेयर नहीं की जाती, काफ़ी काम की चीज़ें हैं इसमें शेयर की जाती हैं। तो आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, और जो भी आपके मन में क्वेरीज़ है, कोई भी आपका डाउट है, तो आप हमें टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। हमारे जितने भी टीचर्स हैं तो उनके सभी के कॉन्टैक्ट्स वहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बहुत जल्दी आपको रिप्लाई भी मिलेगा, 101% श्योर, ठीक है। अब ये आज का एक कमेंट ले लेते हैं। बहुत सारे यही कैंडिडेट हैं कि सर हम लगातार नहीं पढ़ पाते, हम क्या करें। देखिए प्यारे दोस्तों, दो ही ऑप्शन है कि या तो आप पढ़ लो या फिर आप मौज मस्ती या अयासी कर लो। लेकिन जो मौज मस्ती या अयासी है, ठीक है, वह बाद में भी हो सकती है, लेकिन जो पढ़ाई है वह बाद में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके लिए एक पर्टिकुलर एज होती है, एक टाइम होता है, और एक हमारा माइंड सेट होता है, एक सिचुएशंस होती है, यह बदल जाती है। मान के चलिए आप एक महिला हो, एक लेडीज़ हो, एक लड़की हो, तो आज आपके पास जो टाइम है, मैं मान के चलता हूँ कि आपकी एज 17, 18, 19, 20 या 25 तक है, क्योंकि उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी, वहाँ पर आपकी कुछ और जिम्मेदारियाँ होंगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, फिर आपके 5, 7, 10 साल ऐसे ही निकल जाएंगे बच्चों की परवरिश में, और आप 35, 38 या 40 के आसपास, जो कि बहुत सारी लेडीज़ भी हैं, नो डाउट कि वो भी तैयारी कर रही हैं। देखिए, तैयारी करना वो गलत नहीं है, क्योंकि उनको शायद अभी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन यदि आप जीवन के स्टार्टिंग में ही इन चीज़ों के प्रति थोड़ा सा सीरियस हो जाते हो, तो देखिए, जॉब आप ही करोगे, आपकी जगह कोई और नहीं करने वाला, पैसे भी आपको ही मिलेंगे, सुकून भी आपको ही मिलेगा। जस्ट हम एक मोटिवेट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप एक लड़का हो या एक लड़की हो, तो भाई आपको इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना है। हो सकता है कि आपका दोस्त का एक अच्छा बैकग्राउंड हो सकता है उसके पिताजी कुछ अच्छा कार्य करते हो, मतलब कि बहुत पैसे वाले हों, हो सकता है कि आपके पापा फार्मर हो, बहुत सारे लोगों के पापा है भी नहीं, या फिर हैं एक अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन उनको खुद के दम पर कुछ करना है। तो जो भी चीज़ें हैं आपको बस क्या करना है, एक टाइम शेड्यूल बनाना है हर एक दिन, जैसे कि सुबह लाइब्रेरी या फिर कोचिंग, उसके बाद सेल्फ स्टडी, जो भी आपके अकॉर्डिंग सही बैठता है उसको फुलफ़िल करने की कोशिश किया करो। यकीन करना कि यदि आप 4 दिन भी कर लेते हैं तो आपको खुद के अंदर इतना महसूस होगा कि यार ये इतना तो मैं 6 महीने से नहीं पढ़ा। क्योंकि पढ़ाई कभी भी बांटी नहीं जा सकती, शेयर ज़रूर की जा सकती है, ज्ञान शेयर किया जा सकता है, लेकिन नॉलेज क्या है कि नॉलेज जितना आप शेयर करोगे उतने ही शेयर करने से आपके पास बढ़ जाती है। बोलते हैं कि एक टाइम पे पैसे का भी बंटवारा हो सकता है, ज़मीन का भी बंटवारा हो सकता है, इनफैक्ट इंसानों का भी बंटवारा हो सकता है। बहुत सारी फैमिली में आपने देखा होगा कि जैसे 2 लड़के हैं, एक की तरफ मम्मी है, एक की तरफ पापा, ठीक है, लेकिन जो आपके पास नॉलेज है उसको आप कभी भी बांट नहीं सकते, जस्ट आप शेयर कर सकते हो, और शेयर करने से ज्ञान हमेशा बढ़ता ही है। तो आप लाइफ में कितने भी आगे बढ़ जाओ, बस एक ही बात का ध्यान रखना कि डाउन टू अर्थ रहना है,
जो आपके आसपास है, जिसको आपको लगता है कि मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ, चाहे आप मेंटली लेवल पर उनको हील करके ही आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन किया करो। बस आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और हर एक दिन पढ़ते रहना है। जल्दी से सरकारी नौकरी लग जाओ, फिर द टीचर्स पर आप मिठाई खिलाने के लिए और खाने के लिए आना। ओके, हाँ, आप फटाफट से द टीचर्स को सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा दो, ऑल पे ओके कर दो, टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। और आज का आपका क्वेश्चन, हमारे हरियाणा के पहले जाट मुख्यमंत्री का क्या नाम था? कमेंट करके आप मुझे बता दो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।